कि क्या हम मोदी जी की कल्पना, कैन वी इमेजिन मोदी जी विदाउट अमित शाह? और इसलिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है अ, उसमें अमित शाह जी की भूमिका और उनका कार्य बढ़ता जा रहा है। मतलब जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। मतलब साहब अपने कामों के योजना नीतियों के कारण कमजोर हो रहे हैं। जैसे जैसे अमित शाह जी का काम ज्यादा बढ़ता बढ़ जा रहा है रहा है। कि इंटरनेशनली, जैसे कि अमित शाह तो पत्रकारों से बात करते रहते हैं, तो उनसे क्यों नहीं पूछता है कोई? मतलब मतलब ही कीप्स टॉकिंग टू मीडिया। डरते हैं अ, अमित शाह से बात करने। और अगर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनकी बगल में अमित शाह बैठ जाएं, तब तो मेरे ख्याल से कोई पत्रकार कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे संपादक रह चुके हैं श्रवण गर्ग साहब। और आज हम लोग बात करेंगे भारत के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति की, जिनका नाम है अमित शाह, जो दरअसल एक तरह से इस सरकार के और नरेंद्र मोदी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं। सारे ऑपरेशंस उनके हाथ में होते हैं और वो 4 दशकों से लगभग राजनीति में हैं और बहुत लंबे समय से मोदी जी के साथ हैं। अ, इन 11 सालों में जब से मोदी जी दिल्ली में रहे हैं, उनका लगातार एक तरह से सारे बड़े काम उन्होंने जिसको क्रियान्वयन करना होता है वो उन्होंने किया है। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो अ, बाकी बदलाव हों कई सारे, और उसके साथ कई सारे विवाद भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग जब इस बारे में विषय के बारे में जब बात कर रहे थे तो ये एक समझ में आया कि हम जितनी बातें पूरी दुनिया और देश और हम सब लोग नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं, उतनी अमित शाह के बारे में नहीं करते हैं। तो ये श्रवण जी और आप, हम लोग शायद लंबे समय से उनको देखते भी रहे हैं। हम लोग गुजरात में रहे हैं और उसके बाद दिल्ली में भी उनको देखते रहे हैं। तो ये एक इस व्यक्तित्व को और इसकी ताकत को आप कैसे देखते हैं श्रवण जी? आपने कहा कि दूसरे सबसे ताकतवर आदमी अपनी भूमिका में। मेरा ये मानना है कि वो सबसे ताकतवर वही है। मोदी जी नंबर 2 पे है। हम उनको ऊ- ऊपरी तौर पर जो दिखता है वो नंबर 1 वो दिखते हैं, पर जो असली ताकत मैं मानता हूँ नंबर 1 वही है। दूसरा ये कि हम तो उनको गुजरात में उनका जलवा देख चुके हैं। हम जिस अखबार में थे तो जिस तरह के केसेस वगैरह होते थे, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे। तो उनको हमने देखा है कि वो कितने शक्तिशाली है। ये बात 2003-4 की है, मतलब 20 साल पहले की है। जी। देखिए, हमारी चर्चा का विषय ये है कि अ, हम लोगों ने अपनी पूरी बातचीत में, अपने पूरे डिस्कोर्स में, पूरी जितना भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जर्नलिस्टिक डिस्कोर्स है, उसमें कभी इस चीज पर गौर नहीं किया कि सरकार को हकीकत में चला कौन रहा है। मतलब एक परसेप्शनली ये हम मान के चल रहे हैं कि मोदी जी पर हमला करो। किया भी जाता है, क्योंकि जो नंबर 1 दिखता है उसी पे हमला किया जाता है। और जैसे सरकार के अंदर खानों में या नौकरशाही में आप किसी से भी पूछें कि भाई सरकार कौन चल रहा है या सरकार की असली ताकत कहाँ है, बता देगा कि सरकार की असली ताकत तो अमित शाह जी हैं। मोदी जी जब गुजरात में थे एज ए चीफ मिनिस्टर, वो 12 साल रहे, तब तब ये सही है कि सत्ता के पावर के 2 सेंटर्स थे, मतलब मोदी जी के अलावा। जी। और वो 2 सेंटर्स कौन से थे, ये पूरे गुजरात को पता था।
मतलब जो पॉलिटिक्स पे नजर रखते थे। मसलन ये मान के चलते थे वहाँ लोग कि जो सत्ता है या पावर है वो दो लोगों के बीच में बटा हुआ है, एक तो आनंदीबेन है और दूसरे अमित शाह जी। ये वहाँ एक जनरल परसेप्शन रहा था और ये भी सबको पता था और आज भी पता है कि दोनों के बीच कभी बनी नहीं। मतलब मोदी जी ने दोनों को बैलेंस करके चले उन्होंने। और आज भी आप पाएंगे कि गुजरात की राजनीति में दोनों का दखल है। मतलब वहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसमें आनंदीबेन का भी कहते हैं दखल रहता है, किसको हटाना है। और अमित शाह जी से उनकी नहीं बनती, ये भी गुजरात के आप काफी लोग बता देंगे। आप पाएंगे कि गुजरात की राजनीति से अधिकतर पुराने लोग गायब हो गए हैं, अधिकतर गायब हो गए, पर आनंदीबेन बनी हुई है अभी भी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो और गुजरात की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका है। एक जो दूसरे हैं गुजरात के फिगर जो पॉलिटिक्स में या राज्यपाल हैं, वो मंगू भाई पटेल हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो अब आनंदीबेन की जो एज है इस समय वो 84 की है। मतलब बहुत कम लोगों ने इस चीज पर गौर किया होगा। और जो मंगू भाई हैं उनकी शायद 81 के करीब की होगी, वो शायद 1944 का बर्थ होना चाहिए उनका। अब गुजरात की राजनीति में सत्ता के चाहे दो केंद्र रहे हों और अभी भी हों, मान सकते हैं कि अभी भी है, पर केंद्र की राजनीति में केवल एक केंद्र है मोदी जी के बाद, और वो है अमित शाह जी का। मतलब केंद्र की राजनीति में आनंदीबेन की भूमिका नहीं है। अब जो बात चलती है बार बार मोदी जी को वो सत्ता से हटाने की या गद्दी छोड़ो के नारे लगते हैं, या ये कहा जाता है वोट चोर गद्दी छोड़, ये तमाम जो चलती है, आपने कभी नोटिस किया होगा या सबने किया होगा कि उसमें कभी अमित शाह जी का जिक्र नहीं आता, कभी बात ही नहीं होती, किसी नारे में अमित शाह जी का जिक्र नहीं आता है। या तो जानबूझ करके या अनजाने में नजरअंदाज किया जाता है पूरे मामले में, और ना उनको हटाने की कोई मांग होती कि उनको हटाया जाए। जबकि हकीकत ये है जो दिखती है कार्य से, मतलब कोई आधिकारिक कॉन्स्टिट्यूशनली आधिकारिक सूचना के आधार पर ये बहस नहीं कर रहे हैं हम लोग, जी। जो नजर आता है उसके आधार पर कि प्रधानमंत्री कार्यालय और पार्टी दोनों की ताकत जो है केवल एक व्यक्ति में निहित है। यानी क्या, अमित शाह है तो मोदी है, ये है जी। पूरा का पूरा मामला। और इस पर कभी अ, आपने देखा होगा कि कोई डिबेट नहीं हो रही है, बहस नहीं हो रही है, कोई मांग नहीं उठ रही है। आपने कभी राहुल गांधी के मुंह से भी मुझे ध्यान नहीं आता है वो कि उन्होंने कभी अमित शाह जी पर हमला किया हो, या विपक्षी किसी आदमी की आपने बात सुनी हो। वो मोदी जी के साथ साथ अंबानी अडानी को जरूर जोड़ते हैं, पर अमित शाह जी को नहीं जोड़ते, अमित शाह को नहीं कहते हैं। दबी जुबान से भी शायद मैंने नहीं सुना होगा कि अब एक कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी में तो खौफ है ही अमित शाह जी का, तो हो सकता है विपक्ष में भी खौफ हो उनका, विपक्ष भी उनसे डरता है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ बताते हैं इसके मेंबर्स हैं, 18-20 करोड़ मेंबर्स हैं, और हकीकत यह है कि जो रियलिटी में
जो नजर आता है वो अमित शाह जी चला रहे हैं। अगर नड्डा जी हैं पर चला कौन रहा है? मतलब जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं को कौन संबोधित करता है, चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? अभी बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं को अमित शाह जी संबोधित कर रहे थे। दूसरी पार्टियों से कार्यकर्ताओं को तोड़कर लाने की के आह्वान कौन करता है? अमित शाह करते हैं। पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट या चुनाव का मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट कौन करता है? अमित शाह करते हैं। मोदी जी को तो कुछ खबर नहीं होती है, मोदी जी को क्या पता अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। हम लोग इतनी बार चर्चा कर चुके हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कब होगा। लगभग हर डिबेट में होता है, और उसमें जो बेसिक जो डिबेट का विषय होता है वो ये होता है कि आरएसएस और मोदी जी के बीच में अध्यक्ष के नाम को लेकर मतभेद, ये एक बात। अब जैसे मैं उसको यूं उलट दूं कि आरएसएस और अमित शाह जी के बीच में मतभेद है, तब आप क्या मानेंगे कि जब तक अमित शाह हरी झंडी नहीं देंगे कि हाँ ये मंजूर है, तब तक अध्यक्ष नहीं बनेगा? तो उसका बेसिक रीजन क्या है कि पार्टी के सारे सूत्र जो हैं उनके हाथ में, अमित शाह के हाथ में है। और अध्यक्ष कोई भी बने, कोई मतलब नहीं है। जो काम करेंगे या निर्देश देंगे वो अमित शाह जी देंगे। मतलब 2014 से 2020 तक वो रहे और सत्ता में। जैसे ही मोदी जी आए तो ये अध्यक्ष बन गए, जी। और तब शायद मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह रहे होंगे अध्यक्ष, तो उनका कार्यकाल भी इनको प्राप्त हो गया। उनके जो 2 साल थे वो भी इनको प्राप्त हो गए, बचा हुआ कार्यकाल 2 साल का। और इनका खुद का कार्यकाल 6 साल ये रहे, मोदी जी के 11 साल के राज में। अब अमित शाह जी जब अध्यक्ष रहे तब ये थोड़ा सा मान रहे थे कि भाई पार्टी को मोदी जी भी चला रहे हैं और अमित शाह चला रहे हैं। पर नड्डा जी के बनने के बाद 2020 में मान के चला जाता है कि पार्टी को अमित शाह चला रहे हैं, और एक जो फिगर हेड के तौर पर या रबर स्टैम्प के तौर पर ये हैं हमारे नड्डा जी, इसमें लगे हुए हैं। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है निधि जी, वो इंटरेस्टिंग ये है कि मतलब एक तो है ही कि अमित शाह जब तक नहीं कहेंगे तब तक पत्ता भी नहीं हिलता। अभी आप पार्टी के चुनाव नहीं हो पाए हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन पाया पार्टी का अध्यक्ष? क्योंकि वहाँ बनती नहीं है योगी आदित्यनाथ से अमित शाह जी की, केंद्र की मोदी जी की नहीं बनती है, इसलिए नहीं बन पाया। गुजरात में भी नहीं बन पाया, वहाँ CR पाटिल हैं, वहाँ भी नहीं, खुद के राज्य में नहीं बन पाया पार्टी का अध्यक्ष। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गुजरात में पार्टी का नया स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। वो बहस का अलग विषय है, हम मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय ये है कि मोदी जी और अमित शाह जी को लेकर कार्य क्षेत्र का एक मैंने जो ऑब्जर्व किया है पिछले 11 सालों में, एक अलिखित या इनविजिबल डिवीजन सा है। और वो डिवीजन जो है उसके पीछे जो बेसिक रीजन है, आपने कहा 4 दशक से ये 1981 से दोनों साथ, 1981। जी। अब आप जोड़ लीजिए कि कितने साल हो गए 1981 से लगा के
2025 तक बिल्कुल बॉन्ड है। करण अर्जुन अलग अलग हो सकते हैं, पर ये दोनों को आप सेपरेट करके नहीं देख सकते। और देर इज नो पैरेलल इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर कभी देखें तो उसमें आप ये तो कह सकते हैं फैमिली रूल है कि, राहुल, राजीव गांधी, सोनिया गांधी वगैरह वगैरह, या अखिलेश मुलायम सिंह, या ममता बनर्जी उनका भतीजा, या मायावती उनका करुणानिधि, भतीजा, फिर चंद्रबाबू स्टालिन, नायडू, बिल्कुल। इसका जी। चंद्र बाबू, लोकेश नारा, या अ, वहाँ स्टालिन वगैरह, आपको ये नहीं दिखेगा कि बिना फैमिली के दो लोग इस तरह से पूरी की पूरी हुकूमत को चला रहे हैं। दुनिया में भी शायद नहीं दिखेगा। ये बड़ा एक यूनिक है। और आप तो मैं ये कह रहा था, और एक चीज और है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि दोनों समान एज के हों, मतलब बराबरी की उम्र के लोग हों। मोदी जी 75 साल के हैं, शाह साहब 64 साल की, 11 साल का फर्क है। और अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि अ, शाह साहब बड़े लगते हैं अंडरस्टैंडिंग में, मतलब एक से सीनियर तो मोदी जी, मतलब रिस्पेक्ट में मोदी जी सीनियर हैं, बट एक्ट में अमित शाह इज सीनियर। मैं आपको बता रहा था जो मेरा सोच है कार्य क्षेत्र के बंटवारे को लेकर है। वो ये लगता है कि जैसे चुनाव को चलाना, मोदी जी को जितवाना, ट्रबल शूटिंग करना, स्टेट्स में किसको हटाना किसको रखना, ये तमाम चीज़ें, डिफेक्शन कैसे करवाना दूसरी पार्टियों में, किन को शामिल करना नहीं करना, ये सारे काम जिसको वो बहुत वो नहीं माना जाता, क्लीन नहीं माना जाता राजनीति में, तो कहने को क्लीन नहीं माना जाता, बाकी तो क्लीन यही है, वो अमित शाह जी करते हैं। कोई लिखित नहीं है, पर एक बन गया है कि आप ये काम कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ विदेशों का दौरा करते हैं, मतलब ये कि एक इंटरनेशनल इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, मतलब मोदी जी इज फुली ब्रीफ्ड अबाउट व्हाट Amit Shah ji is doing, but he is not interfering or not taking much interest. ये पूरा का पूरा जो कार्य क्षेत्र का बंटवारा है। और आप ये पाएंगे जो आपने भी मुझे इनकी जीवनी भेजी है अपने अमित शाह जी की, उनके बारे में। 2006 के बाद से अमित शाह जी की किसी विदेश दौरे की देश को जानकारी नहीं है, उनकी रुचि नहीं है विदेश जाने में, वो जाते ही नहीं है विदेश। मतलब आश्चर्यजनक है कि 2006 के पहले भी वो शायद एक आध दो बार कभी गए हों अमेरिका और जर्मनी, उसके अलावा कभी 19-20 साल से वो गए नहीं। अब इसके विपरीत अगर आप देखें कि मोदी जी पिछले 11 सालों में 95 इंटरनेशनल ट्रेवल कर चुके हैं, 95, मतलब 78 देशों की 95 बार यात्रा कर चुके हैं। और इसका मतलब ये है, अगर आप लगाएं हर साल 8 के करीब अ, देशों की यात्रा करना, अ, और हर साल 8, और हर 2 महीने में 3 यात्राएं करना, तो काफी, मतलब। पर उसका एक पक्ष ये है कि मोदी जी ने इतनी यात्राएं की, पर वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सफल नहीं हुए।
और डोमेस्टिकली मोदी जी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा और मोदी जी कामयाब पॉलिटिशियन माने जाते हैं। मतलब डे टू डे पॉलिटिक्स में पूरा दखल जो है वो अमित शाह जी का है, और पर मोदी जी को कामयाबी दिला रहे हैं। मतलब मैं इसका ये है कि अ, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी उनके पास अगर कोई एक अमित शाह होता तो वो इतने असफल नहीं होते जितने कि आज आपको दिख रहे हैं। हर जगह असफल दिख रहा है। लेटेस्ट बीइंग ये जो अ, अमेरिका का घपला हुआ, जिसमें हम लोगों को इतना ज्यादा सहना पड़ रहा है, बच्चों को हमारे, नेपाल का मामला है, बांग्लादेश का मामला है, बहुत चीन का सारी मामला चीजें है, हैं। चीन का भी मामला है। चीन का मामला है। अब हम आते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ चीजों को लेकर। मैं अगर इसमें एक बात वो यहाँ पे ये कि अगर जी मैं कह जी सकूं, पहले तो ये जो आपने जो बताया कि कैसे पार्टी को एक तरह से नियंत्रित तो किया, पर पार्टी हम्म जो कि एक तरफ वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़े लोकतंत्र में वो पार्टी है, पर उसके लोकतंत्र का क्या हुआ, ये भी इसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह की आती है। और क्योंकि वो एक तरह से चला रहे हैं, जैसा आपने कहा, उस पार्टी को, उस पार्टी का जो लोकतंत्र है और उसमें कितने लोग कितनी बातें कह सकते हैं, कितनी असहमतियां जता सकते हैं, ये सब भी जाहिर तौर पे ये भी उनके कौशल के कारण है कि ऐसी आवाज़ें सुनाई नहीं पड़ती, इस तरह की चीज़ें जो हैं दिखाई नहीं देती। तो वो जो जिसको सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह रहे हैं, वहाँ भी हम देख सकते हैं कि लगभग एक एक रेजिमेंटल जैसी अप्रोच है कि एक रेजिमेंट की तरह वो काम करती है, बजाय एक खुले लोकतंत्र की तरह। तो ये मैं इसको यहाँ पे बात करना चाहता था। और फिर आते हैं जो कि उनके ऑपरेशंस को लेकर के जो सरकार जो वो चलाते हैं, तो बाकी उस तरह से वो कैसे करते हैं। देखिए, जो पार्टी में रेजिमेंटेशन तो इसलिए है कि इसका संस्कार आरएसएस से मिला है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से कन्वर्ट हुई, कि जब जनता पार्टी टूटी तब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बन गई। मूल संस्कार जो है वो आरएसएस का है, और जो जिसके बारे में आरोप है कि फासिज्म में उनका यकीन है कि जहाँ कोई लोकतंत्र, जिस तरह के लोकतंत्र की आप कल्पना कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उस तरह के लोकतंत्र की गुंजाइश नहीं है आरएसएस में। कई चीजें हैं, बरसों तक उन्होंने झंडा जो देश का है उसका इस्तेमाल नहीं किया, उनके राष्ट्रगान अलग रहा, अल्पसंख्यकों को जगह नहीं है, महिलाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप जी, जर्मनी का इतिहास देखें और यहाँ का देखें तो बहुत सारी सामना। और ये लोग, मोदी जी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, और इन्होंने ही, मोदी जी जो इनकी बायोग्राफी है अमित शाह जी की, उसमें ये है कि ऑन मोदीज एडवाइस ही गॉट इंडक्टेड इनटू एबीवीपी, जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो शामिल हुए। आरएसएस में भी जाते रहे हैं अमित शाह जी। तो इनका जो मूल संस्कार है वो आरएसएस का है, इसलिए आप लोकतंत्र की तो कल्पना नहीं कर सकते अ, इसमें पूरी पार्टी में। और इसलिए पार्टी में आप देख रहे हैं कि सब लोग चुप रहते हैं। मतलब या तो चुप रहते हैं या पलायन कर जाते हैं या एस्केप कर जाते हैं। ये कुल मिलाकर इसमें ये है, या फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। जो हमने देखा शांता कुमार के साथ क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या हुआ, आडवाणी जी के साथ क्या हुआ, बहुत सारे लोग हैं इसके उदाहरण हैं। मैं जो जिस बात की तरफ आना चाहता हूँ वो ये है कि हम अमित शाह जी में किस आदमी का अवतार देखते हैं या देख सकते जी, हैं। जी, जैसे संजय गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, सत्ता है।
ये है भी। अ, अ, अगर आप संजय गांधी के बारे में गूगल करें विकिपीडिया या और जगह, तो आप पाएंगे कि पीएमओ या सारा कामकाज उन्हीं के यहाँ से चलता था, संजय जी के यहाँ से। और उसमें ये भी है कि पूरा उनको सपोर्ट मेनका जी करती थी, मतलब शी वॉज पार्ट ऑफ संजय गांधी एवरीथिंग। और फिर मेनका जी ने अल्टीमेटली बीजेपी ज्वाइन किया। ये भी एक आप देखिए कि शी प्रेफर्ड टू ज्वाइन द बीजेपी। मतलब चॉइस ये थी कि अगर उनकी बनती नहीं है सोनिया जी से, तो शी कुड हैव बीन एन इंडिपेंडेंट थिंकर एंड जो उनकी पार्टी थी पॉलिटिशियन, बट संजय शी विचार ज्वाइन। मंच, ऐसा नाम से एक संजय विचार मंच हाँ नाम से उनकी एक पार्टी हाँ थी, हाँ हाँ, और वो फिर बाद में पार्टी इसमें। थी। जी। तो कुछ जमता नहीं है कि वो जीव दया पर भी काम करती हैं, और एक ऐसी पार्टी में जिसका मानव के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं है। मतलब अल्पसंख्यकों में मानवों की हत्या को लेकर कोई दुख नहीं है, और जीव दया के लिए वो काम करती है। खैर, हम इस मुद्दे पर आ रहे हैं कि संजय गांधी का जो खौफ था वो इंदिरा जी से ज्यादा था पार्टी में। जी। ही वॉज अ टेरर काइंड ऑफ। मैंने देखा है, संजय गांधी को भी देखा है और मेनका जी को भी देखा है। अब हुआ ये कि संजय गांधी जी के निधन के बाद राजीव गांधी जब आए, तब वो फुलफिल नहीं कर पाए उस उनके जैसे कहते हैं ना, उनके जाने से जो अपूर्णीय क्षति हुई है पूरी नहीं हो पाएगी। तो राजीव गांधी नहीं कर पाए उसको पूरा का पूरा, उस रोल में, उस प्रोफाइल में वो फिट ही नहीं हो पाए जो संजय गांधी की प्रोफाइल थी। मैं जो जिस चीज पर, जैसे एक अभी मैं पढ़ रहा था, तो वो एक कमलनाथ का एक संस्मरण में पढ़ रहा था कहीं, शायद फेसबुक पे किसी ने शेयर किया था या कहीं शेयर किया था, स्क्रॉल में किसी ने लिखा था। कमलनाथ जो थे, आप देखिए कि वो दून जमाने के मित्र थे इनके जी। संजय गांधी के। इमरजेंसी जब उन्होंने, कमलनाथ जी ने बताया कि जब वो इमरजेंसी हटाना चाहती थी इंदिरा जी, जब तय किया कि हटाना है, तब ये श्रीनगर में थे संजय गांधी के साथ, कमलनाथ। और वहाँ फोन आया इनका, श्रीमती गांधी का, तुम जल्दी से दिल्ली आ जाओ, जरूरी बात करना है। ये कमलनाथ बता रहे हैं। और जब ये गए वहाँ दिल्ली, तब उन्होंने कहा कि भाई आपातकाल को हटाना है। अब वो एक अलग मुद्दा है कि उसमें संजय गांधी कह रहे थे कि आप हटा दीजिए, तो वो इंदिरा जी ने शायद ये कहा कि पहले चुनाव हो जाए फिर हटाएंगे, और वो शायद इंसिस्ट कर रहे थे पहले हटा दें। खैर, मुद्दा यह है कि इंदिरा जी आपातकाल को भी संजय गांधी से पूछकर हटाना चाहती थी, जो मैं ये आप पॉइंट आउट जी। कर रहा हूँ जी। कि वो इतना उनका और हम ये देख रहे हैं कि मोदी जी हर एक इस तरह के डेलिकेट डिसीजन में अमित शाह जी को कंसल्ट करते हैं, ऐसा हम सुनते हैं। एक ताजा उदाहरण है, किसी ने बहुत ज्यादा उसको चेज नहीं किया, हमने भी नहीं किया। वो ये कि पिछले दिनों एक घटना हुई। वो घटना ये हुई कि प्रेसिडेंट हाउस में अमित शाह जी गए मिलने राष्ट्रपति जी से दिन के वक्त, और फिर प्रेसिडेंट से मिलने मोदी जी गए शाम के वक्त, या जो भी। दो व्यक्ति अलग अलग विषय पर अलग अलग समय पर प्रेसिडेंट हाउस गए। किसी ने इस बारे में कयास भी नहीं लगाया कि यार क्यों गए होंगे, मतलब अलग अलग क्यों गए होंगे, एक ही दिन क्यों गए होंगे। अगर कोई कॉमन एजेंडा था तो साथ जा सकते थे। ये कॉमन एजेंडा था तो एक ही आदमी के जाने से काम चल जाता। हम अमित शाह जी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने शपथ ली है। तो संजय गांधी ने तो कोई शपथ ली नहीं थी।
वो मंत्री भी नहीं थे, कुछ उनकी कोई इस तरह से ऑफिशियल पोजीशन तो थी नहीं। पर एक सवाल ये बनता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब मंत्री बने, मतलब हैं, होम मिनिस्टर तो हैं ही पहले दिन से हैं, और अभी कोऑपरेशन के भी मंत्री कोऑपरेटिव। हैं। जी। कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ा उनका योगदान है। मतलब वो कोऑपरेशन, अगर आप उनकी पुरानी हिस्ट्री को देखें तो मोदी जी को जितवाने की पूरी स्ट्रेटेजी उन्होंने कोऑपरेटिव, गुजरात में कोऑपरेटिव उस पर कैप्चर करके की थी। अगर आप उनकी योजना को पढ़ें, पूरा उनकी बायोग्राफी को, उनके पूरे को, कि उन्होंने किस तरह से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कांग्रेस के राज में कोऑपरेटिव में, रूरल सेक्टर में किस तरह से काम किया, सहकारिता, और ये वहां से लेके जी, सहकारिता से वो निकले हैं, मतलब उस पूरे। सहकारिता से वो निकले हैं। और सहकारिता से कोई लेना देना नहीं है। सहकारिता का मतलब होता है कि सहकारिता। कोऑपरेट, कोऑपरेशन, दे डोंट वर्क इन सहकारिता, दे स्टार्टेड फ्रॉम सहकारिता। तो हम क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बता सकते हैं कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली है, पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनली भी है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि वो तमिलनाडु से त्रिभाषा फार्मूले को लेकर या एजुकेशन पॉलिसी में भाषा को लेकर पंगा ले लेते हैं, हिंदी को लेकर, हिंदी लागू करने करते हैं। तो क्या ये उनके उसके ब्रीफ का हिस्सा है क्या, उनकी मिनिस्ट्री की एजुकेशन पॉलिसी के ब्रीफ का हिस्सा है? आप ऐसे पचासों चीजें देख सकते हैं जिसमें वो स्टेट्स के साथ डील करते हैं, और वो उनके पर गडकरी कभी एथेनॉल के बाहर नहीं जाएंगे, या हाईवेज के नीचे नहीं उतरेंगे, रोड पर भी नहीं उतरते, ग्रामीण रोड पर भी नहीं उतरते गडकरी जी। उनको लगता है कि अगर नेशनल हाईवे से थोड़ा भी नीचे उतरे तो वो उनका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। और देश का बाकी सब जो जो फेडरल मंत्री हैं, स्ट्रक्चर है, वो कहीं उस हाँ पर असर न पड़ जाए हाँ कहीं। हाँ, तो इसलिए तो आप अमित शाह जी के इंक्रोचमेंट्स को अगर देखें, कश्मीर को ही देख लें आप, पूरे के पूरे उनके ओवरशेट्स को देख लें, कश्मीर को देख लें, जिस तरह के वो अ, उनके ओवर वो भाषा रहती है, जिस तरह की फटकार रहती है, जिस तरह की चीजें रहती है, लोगों को रिप्रिमांड करते हैं वो देख लें। तो क्या हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड या कॉन्स्टिट्यूशनली अज्यूम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कह सकते हैं क्या? क्योंकि उसके बिना वो कर ही नहीं सकते काम जो सफाई का कर रहे हैं, सरकार के लिए, मोदी जी के लिए कर रहे हैं। आप एक जो चीज है जो हम अपनी बातचीत में अ, उसको कर सकते हैं इंक्लूड, कि क्या हम मोदी जी की कल्पना, कैन यू इमेजिन मोदी जी विदाउट अमित शाह? आप अगर सोच कर देखें कि कौन है, मतलब अमित शाह नहीं है, क्या कल्पना कर सकते हैं हम? मतलब अमित शाह की कल्पना कर सकते हैं मोदी जी के बिना, क्योंकि इज एन इंडिपेंडेंट और ये पर्सन। बात होती भी है क्या कि मोदी जी? उनका उत्तराधिकारी के नाम पे उनका नाम आता है अक्सर जो है, तो लोग देखते हैं जब मोदी जी के हाँ बाद कौन, तो अमित हाँ शाह का नाम सबसे पहले आता है हाँ उसमें। जी। हाँ, सबसे पहले आता है, पर उनकी वो जानते हैं कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद की इमेज बिल्डिंग का काम कभी नहीं किया, मोदी जी की इमेज बिल्डिंग का किया। और वो एक साथ दो लोगों की इमेज बिल्डिंग का काम करते कभी, तो वो मोदी जी उनको हाशिए पे डाल देते। इसलिए उनको एक हमेशा नंबर 2 ही रहना पड़ा। बैकरूम मतलब बॉय ये की कि तरह वो बैकरूम बॉय की तरह वो हमेशा रहे, हाँ पीछे से वो हाँ संभालेंगे हाँ, सारा कुछ। बिल्कुल। हाँ, तो अब वो ये है कि आप देखें उनका रोल देखें, अगर आप आप तो आपने अगर उनकी बायोग्राफी को पढ़ा है या देखा है, तो 2014 में
वो यूपी के चुनाव का प्रबंधन उन्हीं के पास था, लोकसभा चुनाव का। 80 में से 73 सीटें जीती थी, 73 सीट बीजेपी ने या एनडीए ने। दैट वाज रिमार्केबल। उसके पहले शायद 10 सीटें थी बिल्कुल। इनके पास। तो, सबसे निर्णायक जो और उसके भाजपा का सबसे निर्णायक जो हाँ, छलांग थी वो उत्तर प्रदेश में थी और वो अमित उत्तर शाह ने प्रदेश में करवाई थी। थी। तो उसी के अमित शाह ने, और उसके तत्काल बाद वो फिर पार्टी अध्यक्ष बन गए अमित शाह जी। और फिर तो नो पीछे देखने का कोई काम ही है। आप अगर उनका पूरा गुजरात का कार्यकाल देखें, अमित शाह जी का और मोदी जी का, आप पाएंगे कि वो किस तरह से मोदी जी को बचाते रहे, डिफेंड करते रहे, उनकी रक्षा करते रहे, और सारे वार खुद पर झेलते रहे। जैसे वो वहाँ बड़े बड़े केसेस हुए इलेक्शन के 2014 के ठीक पहले। एक बड़ा जो केस हुआ था स्नूपिंग का, उससे उसको उससे निकलना बाहर, या जो फेक एनकाउंटर्स को लेके या एनकाउंटर्स को लेके जो तमाम चीज़ें चली, इशरत जहां वगैरह का जो पूरा जी। मामला हुआ, वो तमाम चीज़ों से मोदी जी को भी निकाल लाए और खुद भी निकल गए। मतलब आप एक देखिए कि क्या इस तरह की चीज़ों से अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में निकलना संभव है क्या? मतलब ट्रम्प जो अभी भुगत रहे हैं जिस तरह की चीज़ें, वो उनको अगर अपन अभी इंक्लूड नहीं करें, तो मैं ये कह रहा था कि और इन कहानियों के कई पात्र हैं। मतलब ये जो ढेर सारी कहानियां हैं। संजीव भट्ट हैं जैसे, जेल में हैं इस समय। अब वो वंजारा थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था सेवा से, पुलिस सेवा, और तमाम चीज़ें हैं। मैं ये कह रहा था कि ये ऐसी कहानियां हैं कि उसका जो मैं लाइन मेरी ये है कि मोदी जी को सत्ता से बाहर देखने वालों में या प्रतीक्षा करने वालों की एक बहुत बड़ी जमात है, और वो जमात के हर आदमी के पास, हर एक के पास एक कहानी है। तो जो मोदी अमित शाह जी के कंधों पर की जो जिम्मेदारी है, वो ये है कि वो साहब को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। मतलब हर तरह से, मतलब जितने अभी आप देख रहे हैं कि गुजरात के 12 साल और यहाँ 11-12 साल हो गए, 25 साल। तो ये आप कौन काम कर सकता है? आप ये बताइए कि इस तरह का जो काम है, एक आदमी जो कर रहा है, सातत्य पूर्वक कर रहा है, और वो उसका नाम अमित शाह है। और बाकी आपको बीजेपी में, जी आप कुछ कह रहे हैं निधि जी? संजीव भट्ट के बारे में जो आप बता रहे थे, तो ये जो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी देखा कि एक तरह का जो एक नौकरशाही का एक बड़ा लोग थे, जो लोग थोड़े से सक्रिय थे, उनके सरोकार थे और वो अपनी बातें साफ-साफ कहते थे और वो लोग तब तक संविधान के प्रति अपनी निष्ठा के हिसाब से बातें कहते थे। तो ये जो गुजरात मॉडल नौकरशाही का ये भी था कि वो, और ये मोदी और अमित शाह ने मिलकर तय किया कि वो जिस तरह से उन्होंने उन सारे नौकरशाहों को न्यूट्रलाइज किया वहाँ पे, जिस भी तरह से, तो उसके बाद जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में भी कोई ऐसा नौकरशाह नहीं रहा जो फिर अपनी जो जो बिगाड़ के डर से जो है ईमान की बात बोलने में यकीन करे। तो ये एक बड़ा सबक रहा गुजरात मॉडल का मेरे ख्याल से दिल्ली की नौकरशाही में, जहाँ पे लोग जहाँ असहमत हुए वो चुपचाप चले गए, चाहे वो आरबीआई के लोग थे या चुनाव आयोग में थे। देश को ये नहीं मालूम पड़ा कि भाई ये आदमी आया था, इतना बड़ा आईएएस और इतना बड़ा सीनियर व्यक्ति, वो चला कैसे गया बिना किसी लोगों का जाना। वो बिल्कुल एक नॉन इवेंट की तरह रहा, वो चाहे कितना ही संदिग्ध आप इस रहा हो। आप इसमें एक चीज देखिए
कि ऑफ ऑल द स्टेट्स गुजरात में कुछ लोग ऐसे निकल गए जी, जो जिनमें जिन्होंने आवाजें ताकत थी उठाई। जी, कि जो खड़े हुए, जी, और दिल्ली में नहीं है एक की भी। मतलब अ, गुजरात में संजीव भट्टी अकेले नहीं है, बहुत सारे कई लोग कई हैं। लोग हैं अगर जी, आप, कुलदीप शर्मा और कई लोग हैं। जी, हाँ, तो और हम गुजरात के बारे में हमारी कल्पना अलग है, पर आपको किसी और राज्य में नहीं मिलेगा ऐसा कि आपको बंगाल में कोई मिल जाए, तमिलनाडु में कोई दिख जाए, आंध्र में कोई दिख जाए, या उत्तर प्रदेश में कोई दिख जाए। नो, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो ये एक गुजरात की एक खूबी तो है कि वहाँ इस तरह के लोग, हालांकि उनको अपनी उसकी सजा भी भुगतना पड़ रही है, काफी भुगत भी रहे हैं बेचारे। पर मैं ये कह रहा था कि ये एक बड़ी फौज है ऐसे लोगों की, और वो वेट कर रही है किसी डी डे का। तो फिर वो सारी एक जो कहानियां बाहर आएंगी, वो हमारे अभी तक के पूरे गुजरात को बदल देगी, हमारी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को चेंज कर देगी, हमारे पूरे नरेशन को बदल देगी। और इसलिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, उसमें अमित शाह जी की भूमिका और उनका कार्य बढ़ता जा रहा है, मतलब जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। मतलब साहब अपने कामों के योजना नीतियों के कारण कमजोर हो रहे हैं। जैसे जैसे अमित शाह जी का काम ज्यादा बढ़ता बढ़ रहा जा है रहा है। कि इंटरनेशनली जैसे मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, तो वो डोमेस्टिकली अमित शाह के लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उनको यहाँ और ज्यादा मजबूत करके रखें। तो हम आखिरी एक जो बात है, सेंटेंस है, या आखिरी 1-2 मिनट है, उस पर आना चाहते हैं। वो ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज की चर्चा करते हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते या मीडिया से बात नहीं करते। एक 11 साल में कभी नहीं किया उन्होंने। एक मेरा एक छोटा सा ऐसी सबमिशन है कि मोदी जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लें, तो उनसे सवाल कौन पूछेगा? कोई पूछेगा क्या? मतलब क्या क्या सवाल पूछेगा? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अमित शाह तो पत्रकारों से बात करते रहते हैं, तो उनसे क्यों नहीं पूछता है कोई? मतलब मतलब ही कीप्स टॉकिंग टू मीडिया। डरते हैं अ, अमित शाह से बात करने में। और अगर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनकी बगल में अमित शाह बैठ जाएं, तब तो मेरे ख्याल से कोई पत्रकार कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। एक बार हुआ था तो मोदी जी चुप थे उसमें, बहुत और अमित शाह ही बोल रहे थे उसमें, सारे जवाब अमित शाह ने फील्ड किए। एग्जैक्टली, और कई बार ऐसा एग्जैक्टली। भी हुआ कि लोगों ने पूछा, इसलिए जैसे हेमंता बिश्वा शर्मा के बारे में किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये, वो हंस दिए इस बात पे कि इस पे क्या बात करें। तो वो भी है कि जहाँ पे ये उनका एक यकीन ही है कि इनसे बात करके हमको लोकतंत्र को बढ़ाने नहीं आए, हम अपनी सत्ता को मजबूत नहीं करने के नहीं, लिए आए हैं। हम यहाँ पे लोकतंत्र से हमारा क्या मतलब जो है, लोकतंत्र का, एग्जैक्टली। लोकतंत्र की अगर भूमिका ये है कि वो हमें सत्ता हाँ, में रखे। लोकतंत्र की भूमिका ये नहीं है एग्जैक्टली, कि वो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे तो वो खुद कमजोर हो जाएंगे। ये है पूरा का पूरा तो मामला। आप तो चाहे वो मणिपुर दोनों देख लो, चीजें नहीं कर चाहे सकते। कश्मीर देख लो, चाहे सीए एनआरसी देख हाँ, लो, आप जो अभी संविधान में संशोधन किया है वो देख लीजिए कि आप बिना कानून के, आप यूएपीए का जिस तरह से किया है, मुसलमानों के साथ जो कुछ किया है, दिल्ली दंगों में जो भूमिका रही है, इन सारों में दरअसल आप साफ साफ एक स्टैंप है एक व्यक्ति का, वो अमित शाह है। तो उन सब में हम उनका ये तो भूमिका देख सकते अभी हैं, और आप वो और ये घटता नहीं हुआ नहीं नहीं उनकी दिखलाई पड़ेगा। भूमिका नहीं, उनका स्टैंप देख सकते हैं, उनकी बिल्कुल, छाप देख सकते हैं। बिल्कुल। ये है। जी, जैसे मणिपुर वो होके आए, आप देखिए वायलेंस शुरू हो गया, एम्बुश हुआ, जी, और आप क्या क्या करके आए? कोई पूछेगा उनसे कि आप क्या मणिपुर में क्या करके आए? जी। कोई नहीं पूछेगा, कोई जवाब नहीं देगा। तो कुल मिलाकर ये है, हमारा जो कंक्लूजन है कि कोई पूछे कि भाई आप कहना क्या चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अ, मोदी जी को जो हटाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो पहले अमित शाह जी के बारे में भी बात करना शुरू करें। क्योंकि उनकी जो ताकत है वो, मोदी जी की ताकत मोदी जी में नहीं है, मोदी जी की ताकत अमित शाह में है। जी।
और ये एक जैसा मैंने कहा कि इंदिरा जी का पूरा जो ज़माना था इमरजेंसी के टाइम पे, जिसके कारण इंदिरा जी को ज़्यादा बदनामी भी झेलना पड़ी, उसके पीछे बेसिक जो थी वो संजय गांधी कीमत चुकानी पड़ी हर तरह से देखा जाए तो बिल्कुल। कीमत चुकानी तो कीमत चुकानी पड़ी। तो वो जो तो इसलिए ये ये जो जोड़ी है, ये इसको बहुत एक एक्सपेरिमेंट है, दुनिया का सबसे अनोखा एक्सपेरिमेंट है। और ये जिस दिन ब्रेक हो उस दिन बहुत सारी चीजें बदल जाएगी, पर ये ब्रेक होगा नहीं, बिल्कुल क्योंकि ये दोनों के लिए अपने आप को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना भी, आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो हमने आज इसीलिए इस विषय को चुना कि लोग मोदी जी पर आक्रमण करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी का सब कुछ करते हैं। मोदी जी के पीछे जो ताकत है, जैसे कहते हैं ना, देयर इज ए वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, तो ये देयर इज अ मैन बिहाइंड ए सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, और देयर इज अ सक्सेसफुल मैन बिहाइंड एन अनसक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सफलता के पैमाने पर मैं मोदी जी के बजाय अमित शाह को ज्यादा नंबर देना चाहूंगा कि उनकी जो ही हैज हाँ नेवर उनकी बीन। उपलब्धियां हैं, चाहे जितनी भी मतलब उनके हम नीयत पे आप शक कर सकते हैं, पर उनकी जो उपलब्धियां हैं कि 11 सालों में जो मोदी जी की सबसे बड़ी जो कदम उठाए और जो कि उन्होंने बहुत सारे आरएसएस के जो बॉक्सेस को टिक किया, वो सारे काम भी दरअसल आप देखेंगे तो ऑपरेशन लेवल पे अमित शाह ने किए। और इसलिए वो और ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सारी रोशनी जो सारी स्पॉटलाइट जो मोदी जी पर रहती है, थोड़ी सी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अमित शाह की तरफ भी होना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे आप कहते हैं ना, शोर कम रोशनी ज्यादा, तो अमित शाह के बारे में यही है कि वो शोर कम करते हैं और प्रकाश ज्यादा फैलाते हैं। तो तो वो इसलिए देखना वो ज़रूरी है। असली हरकारा वही है। और भारत की जो इस गति क्रिया को समझने के लिए भी उस व्यक्ति को समझना भी जरूरी है जो कि सब कुछ देख रहा है, क्योंकि हर चीज हम सिर्फ उसके आभा मंडल से तय नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो व्यक्ति है, जैसे पिछली बार जब 75 साल के जब मोदी, तो आपने उनके पूरे व्यक्ति के बारे में बात की थी, उनकी गरीबी और उनके अब्बास दोस्त, तो हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। जैसे कि अभी अ, हम पाकिस्तान के साथ आज मैच खेलने वाले हैं, पर शायद आज पता नहीं हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। और वो उसमें अमित शाह आपको वहां भी आपको कहीं दिखलाई पड़ते हैं कि उनका बेटा जो है वो आईसीसी के हेड हैं, और वो देख रहे हैं कि उसको किस तरह से पूरा वो नेविगेट कैसे करेंगे। इसमें इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने नोटिस की, कि अमित शाह जी ने कभी अपने आप एम्बिशंस नहीं प्रेजेंट किए कि वो प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और उन्होंने बेटे को राजनीति में नहीं धकेला। जी। वो जानते थे कि कितना जो बीजेपी में जिन नेताओं ने अपने बेटों को लाए हैं, उनको किस तरह से परेशान होना पड़ा है। तो इसलिए आप अगर देखें कि ही नेवर प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज, मतलब कि मैं वो नेक्स्ट प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर उनको बनना है। वो एकदम कर्मयोगी हाँ, की तरह रहे, मतलब वो और उन्होंने फलों की कोई चाह नहीं की। और भले ही वो उन्होंने बहुत सारे लोगों के पीछे, हमने जिसके बारे में बात नहीं की वो एक ये भी है कि कितने सारे नेताओं के घरों में ईडी और सीबीआई पहुंची। उसका श्रेय जो है, एक अगर एक व्यक्ति को दिया जाए तो वो सिर्फ देश के गृह मंत्री हैं। और एग्जैक्टली उनके एग्जैक्टली। कन्विक्शंस भले नहीं हुए हों, लोग जो है प्रोसेस एज पनिशमेंट पे जेल में रहे, दो दो मुख्यमंत्री उसमें से जेल में रहे, आगे भी हो सकता है कि लोग और कई ऐसे चुने हुए लोग भी, और जो नहीं चुने गए लोग हैं वो सब भी, उनको भी इस तरह की सजाएं या तो ये भी उनका एक श्रेय है जो जिसके इसका, जरिए उन्होंने देश को चलाया है इसके जरिए। अच्छा, इसके बेनिफिट्स मोदी जी ने लिए, और मतलब जो पूरे आरोप हैं वो उन पर लगे, ऐसा है हाँ, पूरा का ये पूरा। कि सारा जो एक श्रेय यहाँ जाए, श्रेय एक लेंगे, और जो जब भी उसका एक ब्लेम जाएगा तो वो अमित शाह के पास जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस वाली बात है। ये भी एक त्याग त्याग तपस्या बलिदान समर्पण का भाव है उनका मोदी जी के लिए, जिसके जिसके तहत एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। होता है।
तो ये बहुत दिलचस्प व्यक्ति है और देश को ध्यान से देखना चाहिए। सिर्फ उन खबरों और सुर्खियों के जरिए नहीं जहाँ पे हम एक चीज़ों को होता हुआ देखते हैं, पर उसके पीछे क्या चल रहा है, वो व्यक्ति कौन है, वो कहाँ से सोच रहा है, उसके अरमान क्या हैं, ये समझना भी शायद ज़रूरी, जो कि श्रवण जी की इस बात से आज हमको कुछ समझ में आया और कुछ उत्सुकताएँ, कुछ कौतूहल जागा होगा हमारे दर्शकों के बीच भी। और हम शायद देखेंगे कि देश को अमित शाह में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए उनके उनके बारे में। बहुत शुक्रिया श्रवण जी। आपको ये बातचीत अगर पसंद आई तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, वो सारे लोग जो इस देश से, इस मुल्क से प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।